नमस्कार सभी किसान साथियों को। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, राहुल लर्निंग जोन के अंदर। मैं राहुल, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। और हम लोगों ने जो पुरानी सीरीज़ थी, जो गो आधारित खेती थी राजीव दीक्षित जी की, उसको कंप्लीट कर लिया था। उसकी 4 या 5 वीडियोज़ है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर जाके, चैनल के अंदर। और आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो बैंकों का मायाजाल, जिस बुक के राइटर हैं रवि कोहाड़ जी। इन्होंने बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाया है कि बैंक हमारे साथ किस प्रकार से फ्रॉड करता है, किस प्रकार से वो हमें फंसाता है, और पैसे का हकीकत में खेल क्या है, कि हम पैसे के पीछे पीछे भाग रहे हैं। लोग हमें किस प्रकार से पागल बनाते हैं। पैसा है क्या हकीकत में, बैंक कैसे शुरू हुए, बैंक पैसे कैसे कमाता है, बैंक फ्रॉड कैसे करता है, हम लोन के चक्कर में घूमते रहते हैं, वो लोन की रिकवरी कैसे करता है, यानी सारी चीज़ों का इसके अंदर डिटेल के अंदर दिया हुआ है। चलो देखते हैं इसको। और आपने देवेंद्र बलारा जी को नाम सुना होगा। उनकी एक बुक थी, उनका नाम था रुपए मापक और शोषण समाधान, ऐसा कुछ करके बुक का नाम है। जो पूरी बुक थी वो उसका सारा का सारा चीज़ दी हुई है इसके अंदर। मैंने वो बुक ढूंढने की कोशिश की लेकिन मेरे को मिली नहीं वो बुक ऑनलाइन कहीं भी, यानी डाउनलोड की फॉर्म में नहीं मिली, वैसे थी, लेकिन हमें चाहिए थी फ्री में। तो हमने ये बुक, लेकिन जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा मुझे लगता है कि इसी बुक में से ही लिया गया है उनका। तो सबसे पहले हम इसके राइटर की बात कर लेते हैं। लेखक का नाम मैंने बताया था रवि कोहाड़ जी, जिनका जन्म 13 मार्च 1989 में हुआ था। ये हैं इनके राइटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बुक, शानदार अपने जीवन की बुक दी है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ें, और नहीं पढ़ पा रहे तो सिर्फ आप इस वीडियो को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या कहा था। तो हम इसके अंदर बात करते हैं इसके विषय सूची की। ठीक है, सबसे पहले विषय सूची के बारे में बात करते हैं। विषय सूची के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम कि किसकी दुनिया, किसका शासन, कहाँ गया, किसकी दुनिया, किसका शासन, किसका पैसा, ये पैसा है किसका, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर बदल गई गुलामी के तरीके, यानी पहले गुलामी के तरीके अलग थे, अब गुलामी के तरीके अलग हैं। पहले भी हम गुलाम थे, अब भी हम गुलाम हैं। अब हम पैसे के गुलाम हैं, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। एक नोट का रुपए, 1 रुपए का नोट और अन्य नोट भी उनकी क्या एक्चुअल में वो बनाए क्यों, और अलग नोट क्यों बनाए, और 1 रुपए का नोट ही क्यों बनाया। 1 रुपए के 3 नोट होते हैं या 3 सिक्के होते हैं, वो अलग अलग क्यों है। फिर बैंकों का जन्म किस प्रकार से हुआ, कि हमारे देश में बैंक कहाँ से आए, किस तरीके से बने। फिर आधुनिक पैसे की प्रक्रिया, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है, फ़ोन पे वगैरह, पैसा बनता कैसे है। क्रेडिट कार्ड की स्कीम आती है, वो कैसे काम करती है। नए पैसे को मूल्य कौन देता है, नए पैसे जो आते हैं उनको मूल्य कौन देता है। कोर्ट में क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। केंद्रीय बैंक कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं उनमें। मंदी क्या होती है, ब्याज कहाँ से आएगा, बेरोजगारी, भूखमरी और लालच क्यों है, आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, आत्महत्या है या हत्या है भाई। कर्ज का जाल कैसे फंसता है, भी आदमी कर्ज के जाल में फंसता कैसे है। अगर इस चीज़ को आप समझ जाओगे तो आप कर्ज में फंसोगे ही नहीं। बंधुआ मजदूरी किस प्रकार होती है। बजट 2015-16 का, सरकार को टैक्स देना बेवकूफ़ी है कि सरकार को टैक्स दे रहे हो। हर साल 25 लाख करोड़ की लूट होती है। विश्व नियंत्रण का इतिहास, बैंकिंग किंग रोथशिल्ड परिवार की कहानी। उसके बाद में नेक्स्ट है अमेरिका की कहानी। अमेरिका के अंदर क्या कहानी चलती है बैंकिंग की। आज़ादी की लड़ाई 1776 के अंदर अमेरिका में शुरुआती केंद्रीय बैंक, द्वितीय केंद्रीय बैंक, राष्ट्रपति जैक्सन पर हमला, अब्राहम लिंकन का करिश्मा और हत्या 1863 से 65, राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या, बड़े खेल की शुरुआत, बड़े खेल में एंट्री करना चाहते हैं तो कोई, कि लोग बड़े बड़े पैसे वाले खेलते कैसे हैं। फेडरल रिजर्व एक्ट 1913, फेडरल रिजर्व का मालिक कौन है। रॉकफेलर व मॉर्गन की कहानी, प्रथम विश्व युद्ध,
रूस की क्रांति, संस्थाओं की स्थापना, महामंदी, गोल्ड स्टैंडर्ड का अंत, जॉन एफ कैनेडी, जर्मनी और हिटलर, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे आज़ाद हिंद की करेंसी, भारत की कहानी, भारतीय अधिग्रहण लक्षण, किसान मुक्त भारत, बाबा रामदेव के दमन का असली कारण, नोटबंदी का खेल, इकोनॉमी हिटमैन, ईरान और ग्वाटेमाला, चिले, इक्वाडोर, पनामा, वेनेजुएला, इराक, समकालीन परिदृश्य, मानसिक गुलामी, परम उद्देश्य, एक विश्व सरकार, समाधान, ग्रंथी के अनुभव, लेंगे हम 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, भविष्य का भारत और रणनीति। सीधी बात और संदर्भ और सूची के साथ ये बुक हो जाती है ख़त्म। 86 पेज की बुक है, हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, इतना टाइम लगेगा ही नहीं इस बुक को कंप्लीट करने में, तो बने रहें। और आप एक बात ज़रूर सोचते होंगे कि भाई ये भाई है, ये बुक क्यों उठा करके ले आता है। तो ये बुक मैं इसलिए लेकर के आता हूँ कि आप लोग ज्ञान है वो कहीं भी ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, कि उसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये बात इसने कही थी या इस राइटर ने कही थी। मैं कह दूंगा कि फलाना सिंह ने कही थी, आप मान लोगे, भाई उस चीज़ का कोई प्रमाण थोड़ी है भी। मैं कह दूँ भी ये रवि कुहाड़ जी ने कही है, तो आपको क्या पता है रवि कुहाड़ जी ने कही है या नहीं कही है। अब जो मैं आप जो चीज़ बता रहा हूँ वो क्या होगी, वो इस बुक के थ्रू होगी, आप इस बुक को एक्सेस कर सकते हो कहीं भी। तो ये बुक है वो रवि कुहाड़ जी की। हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भी आप सोच रहे हो कि बकवास, मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे कौन पढ़ता है, लेकिन आप ऐसे मत करो, इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके छोटे छोटे चैप्टर है, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। जैसे ये पहला चैप्टर है इसका सबसे, कि किसकी दुनिया, किसका शासन, किसका पैसा। तो सबसे पहले चैप्टर क्या है इसका, किसकी दुनिया किसका पैसा। तो छोटे छोटे चैप्टर देखो, ये इतना हो गया, फिर उसके बाद में छोटा सा ये आ गया, ख़त्म। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया कि 1 रुपये का नोट। फिर उसके बाद बैंकों का जन्म। मज़ा आएगा पढ़ते पढ़ते, आप बोर नहीं होगे बिल्कुल भी। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है इन चीज़ों के अंदर, तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने के। चलो स्टार्ट करते हैं अपने, कि किसकी दुनिया किसका शासन किसका पैसा। कि दुनिया पर शासन किसका है, किसका पैसा है, एक्चुअल में ये पैसा है, ये है किसका। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, 3 यक्ष पर्सन है, यानी यथावत पर्सन है, जो कि दुनिया में बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जिनको समझे बिना व्यवस्था परिवर्तन एक असंभव चुनौती है। कि ये 3 चीज़ें तो समझनी ही पड़ेंगी। क्या क्या, दुनिया पर कौन शासन करता है, कि पूरी दुनिया को चलाने वाला कौन है, कि पूरी दुनिया को जो कंट्रोल करके रखता है, जो उसकी मनी, उसकी कैपिटल को कंट्रोल करके रखता है, वो है कौन। फिर दूसरा सवाल, कि दुनिया में इतना अन्याय, अत्याचार, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, युद्ध इत्यादि क्यों है। भी इतनी लड़ाई हो रही है, इतने अन्याय, इतने अत्याचार, इतनी गरीबी है, ये है क्यों। फिर दुनिया का हर देश और लगभग सभी व्यक्ति कर्ज में हैं, और यह कर्ज है किसका, कि ये कर्ज है किसका, एक्चुअल में पैसा क्या है। कर्ज देने के लिए उसे बनाता छापता कौन है। ये चीज़ें कि कर्ज जो देता है वो करेंसी छापता कौन है, क्यों छापता है, एक्चुअल में उस करेंसी का मतलब क्या है। चलो देखते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है कि बदल गए गुलामी के तरीके, कि पहले गुलाम थे, अब भी गुलाम है, लेकिन अब हम पैसे के गुलाम हैं। देखो ये थोड़ा सा पेज इसी में सिर्फ यही धुंधला है, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ पढ़ के। हम सभी अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं हुए, बस शासन करने के तरीके बदल गए, और हमने आज़ादी का भ्रम मान लिया, कि हमने सोचने लगे हम तो आज़ाद हो गए, लेकिन हम एक्चुअल में आज़ाद नहीं हुए। यह याद रखना ज़रूरी है कि सबसे पहले वे लोग गुलाम बनते हैं जिनको ये भ्रम हो जाता है कि हम आज़ाद हैं।
कि जिन्होंने सोच लिया कि हम आज़ाद हैं वो सबसे पहले गुलाम हैं। 1862 में ब्रिटिश बैंकिंग द्वारा अमेरिकी बैंकर्स के लिए एक सुझाव 1862 में ब्रिटिश बैंकर थे, अमेरिकी बैंकर्स के लिए एक सुझाव दिया था कि मैं और मेरे यूरोपियन मित्रों को यह जानकर खुशी हुई कि गृह युद्ध के बाद अमेरिका में जाति गुलामी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इससे मालिक को गुलामों की सारी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं, जबकि सरल तरीके यह है कि पूंजी द्वारा लोगों की आमदनी नियंत्रित करके उनको नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि एक तो डायरेक्ट गुलाम होता है, ये अगर हम पर डायरेक्ट गुलामी करेंगे अंग्रेज़ तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेगी, यहाँ का डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि खुद भी रहना है उन्हें। लेकिन अगर वो यहाँ के करेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर इसके पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कितना डेवलपमेंट होता है, कितना डेवलपमेंट नहीं होता, तो उस चीज़ से वो छूट हैं। तो अगर वो चीज़ कंट्रोल कर पाते तो वो उससे बेटर है, हम और ज़्यादा गुलाम हो सकते हैं उनके। और यह सब किया जा सकता है पैसे से, यानी कि अगर किसी को कंट्रोल करना है तो वो किससे कर सकते हैं, पैसे को नियंत्रित करके कर सकते हैं। वही काम अंग्रेज़ों ने किया है। देखते हैं, दिखाए गए पिरामिड में शीर्ष में कीबू के शासक विराजमान है, यानी सब एक नीचे जो पिरामिड दिखाऊंगा मैं आपको, इसमें सबसे ऊपर है वो कीबू के विराजमान है, कीबू के शासक जो पूरी दुनिया पे राज करते हैं। कहते हैं कीबू बोले तो जैसे उसको बोलते हैं ना इल्यूमिनाटी, जो क्या बोले हैं, इविल शैतान, वो है जो हर तरीके से बुरा है, वो राज करता है पूरे, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है तो कलयुग है तो वही राज करेगा। बिल्कुल नीचे शोषित जनता है, सबसे नीचे शोषित जनता आएगी, सबसे ऊपर कौन आ रहा है, कीबू के शासक विराजमान है, यानी कि इल्यूमिनाटी है, जो कि नियंत्रित अभाव में जी रही है, यानी कहते हैं ना कि इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर लिया, पैसा ही पैसा हो गया, तो भाई पूरी वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया, पूरी अर्थ के ऊपर वो राज कर रहा है, तो होगा क्यों नहीं मिलेगा हर इंसान को फेम। चलो वो उस बात को छोड़ो, हम उस बात में नहीं कर रहे, हम पैसे की बात कर रहे हैं। जनता पर नियंत्रण के लिए दुनिया में हर देश में सरकारें विराजमान है कि जनता पे राज कौन करेगी, सरकार करेगी। सरकार पे कौन करेगा, कीबू करेगा, जो आम तौर पर जनता के हित में नहीं बल्कि विश्व के शासकों के लिए काम करती है। वो जनता के लिए काम नहीं करती सरकारें, वो करती किसके लिए हैं, वो करती हैं एक जो वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहा है, जो वर्ल्ड पे शासन कर रहा है। मीडिया और शिक्षा व्यवस्था सरकार के सहयोग में विश्व के शासकों के पक्ष में लोगों का मानस निर्माण यानी मानसिक गुलामी करते हैं। मीडिया और शिक्षा व्यवस्था सरकार के सहयोग से विश्व के शासकों के पक्ष में लोगों का मानस निर्माण यानी मानसिक गुलामी का काम करते हैं। नेक्स्ट, यानी कि जो कह रहे हैं इसमें कि जो मीडिया और शिक्षा व्यवस्था है वो क्या करती है, सरकार की सहायता से विश्व शासकों के पक्ष में उनको मानसिक गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है। यानी कि हमें पढ़ाया ही इस तरीके से जा रहा है कि आगे चल कर के कुछ गुलाम तैयार हो जाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे पढ़ाई न करके सिर्फ रट्टा मारने की तैयारी कर रहे हैं, अभी हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ लेंगे, तो एक तरीके से रट्टू तोते तैयार हो रहे हैं जो कि आगे गुलामी करने के लिए तैयार हैं। उन्हें विरोध करना नहीं आता, अगर वो विरोध करेंगे तो फिर कहाँ से गुलाम हो जाएंगे। जो जितना ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है वो उतना ही बड़ा गुलाम बनता जा रहा है, ध्यान रखें। आगे, शोषण के विरोध में खड़े लोगों का दमन करने के लिए खुफिया संस्थाएं, जो लोग दमन करते हैं, जो विरोध करते हैं, उनके लिए सेना, पुलिस, कोर्ट, जेल इत्यादि की व्यवस्था भी बना रखी है। भी जो लोग फालतू बोलें कि भी हाँ हम ऐसा नहीं होने देंगे या हम ऐसा विश्व के लिए जो हो रहा है, जो विश्व के अकॉर्डिंग चल रहा है अपना देश, वो नहीं होने देंगे, तो उनके लिए क्या कर रखा है कि सेना ले रखी है कि कोई फालतू बोले उसको निपटा दो वहीं के वहीं। खुफिया एजेंसीज है, पुलिस है, कोर्ट है, जेल है, ऐसी व्यवस्थाएं की हुई है भी ताकि हम उनकी बात को मानना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। सरकारें हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बैठी हैं जो कि कीबू के सभी
संसाधनों को नियंत्रित करती है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो कि कीबू के अंडर में आती है। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही स्वतंत्र रूप से कीबू को चलाती है, कि कुछ लोग मानते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो कीबू को चलाती है, न कि कीबू उनको चलाता है। तो ये गलत बात है, करने वाला धरता वही है, नाम इनका आगे कर रखा है। नेक्स्ट, लेकिन इनके ऊपर एक ऐसी व्यवस्था है जो कि सही मायने में कीबू का आर्थिक नियंत्रण करते हुए शासकों के साम्राज्य को बनाते हुए हैं। अब यह नियंत्रण ब्याज कर यानी कि टैक्स, राजस्व, केंद्रीय बैंक, कीबू बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF व बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जैसी संस्थाओं के माध्यम से होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि व्यवस्था में परिवर्तन के नाम पर लोग किसी कानून में परिवर्तन चाहते हैं, कि व्यवस्था में परिवर्तन के नाम पर लोग क्या चाहते हैं कि किसी कानून में परिवर्तन चाहते हैं और दलील देते हैं कि सख्त से सख्त कानून बना देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कि लोग चाहते हैं कि कानून बना दो और सख्त से सख्त कानून बना दो ताकि समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होने से नहीं, कानून भी हमें क्या करवाएगा, गुलामी ही करवाएगा। चलो देखते हैं आगे। अभी जो ट्रायंगल की बात कर रहे थे, जो सबसे ऊपर है, ये क्या है, कीबू, जिसको इल्यूमिनाटी बोलते थे अपने। फिर विश्व शासक, उसके नीचे जो वर्ल्ड पे राज करता है, जो ईविल के साथ मिला हुआ है, वो क्या करेगा, वर्ल्ड पे राज करेगा। फिर 13 लोगों के शीर्ष परिषद, उसके बाद में उस विश्व शासक के अंडर आते हैं 13 लोग, ऐसे खास 13 लोग जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में का काम करते हैं। उस 13 लोगों के बाद में आते हैं 300 लोग। 300 लोगों का एक आयोग है जो कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, यानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हर देश का, मान लो जैसे कि कुछ भी कह सकता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन कुछ ये 300 लोग हैं जो हर देश के हैं, कोई ना कोई जो फैले हुए हैं हर देश के अंदर, वो उसको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे नहीं कि छोटी मोटी पोस्ट पे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे है जो कि पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं ये मेज ग्रुप, या पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, धुंधला, पता नहीं किस रीजन से किया हुआ, पूरी बुक क्लियर है लेकिन ये ही धुंधला किया हुआ है इतना पोर्शन इस बुक में। पता नहीं क्या है इस ट्रायंगल के अंदर, कुछ चीज़ है जो दिखानी चाहिए लेकिन दिखा नहीं सकते, पता नहीं क्या बात है इसमें। फिर उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, बैंक। आर्थिक स्थिति से कंट्रोल करने के लिए विश्व बैंक हो गया, केंद्रीय बैंक हो गया, कर राजस्व हो गया, ब्याज राजस्व हो गया, बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो गया। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाती कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, जैसे IRM हो गया, एक्सॉन मोबाइल हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ये कंपनियां। उसके बाद में उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ जनता और नियंत्रण करने के लिए जनता को शिक्षा व्यवस्था हो गई, सरकारें हो गई, सरकार के अंदर भी क्या हो गई, जैसे सेना हो गई, पुलिस हो गई, कोर्ट हो गया, जेल हो गया। मीडिया के अंदर क्या आ गया, ये पता नहीं आया तो आप सारों को पता है ये चैनल कौन से हैं, मुझे नहीं पता ना, मैं नाम लेता है इनका फालतू में। और जनता भेड़ बकरी होगी फिर लास्ट में। और फिर क्या है नीचे, कंट्रोल किस तरीके से, तो जन्म, पढ़ाई पे, नौकरी पे, शादी पे, रिटायरमेंट पे, मृत्यु पे ख़त्म हो जाना है। लेकिन हर चीज़ के ऊपर क्या चाहिए, पैसा चाहिए। फिर नेक्स्ट, जबकि वे लोग यह नहीं जानते कि व्यवस्था का ढांचा कुछ और ही है और सरकारें स्वतंत्र नहीं हैं। हम सोचते हैं कि सरकार स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकती है देश में, लेकिन सरकार है वो स्वतंत्र नहीं है, किसी न किसी तरीके से बंधी हुई है वो वर्ल्ड से, विश्व से। हम सोचो कि मान लो आज हम फलाने पड़ोसी देश के ऊपर अटैक कर दें, ऐसे नहीं कर सकते, वो विश्व से उसको परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हाँ कर दें, नहीं कर दें, उन्होंने कुछ पहले किया है ऐसा तो हम ऐसा एक्ट करें,
ऐसा रिएक्ट करे उस पर, तो कुछ नहीं कर सकते ऐसे। इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों ने एक रणनीतिकार समूह बनाया हुआ है जो कि षड्यंत्रकारी ढंग से छिपा करके विश्व की दशा और दिशा तय करते हैं। यानी ये चीज़ें छुपी हुई है, ऐसे नहीं कि ओपन में है, हर किसी के समझ में भी नहीं आती। हर कोई तो आजकल लड़ाई में लगा हुआ, कोई धर्म की लड़ाई में, कोई जाति की लड़ाई में, कोई किसी की लड़ाई में, कोई किसी की लड़ाई में। कहाँ टाइम है इनको, एक्चुअल जो नॉलेज है वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास। इसके ऊपर 300 लोगों का एक आयोग बना हुआ है। सरकारों के ऊपर क्या है, 300 लोगों का एक आयोग बना हुआ है जो कि इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। और जो विश्व के सबसे अमीर और ताकतवर उप परिवार हैं, बहुत ही ताकतवर लोग हैं वो, जो बहुत रिच आदमी हैं, इनके पास पैसा ही पैसा, पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो ही राज कर सकता है, अदरवाइज कोई राज नहीं कर सकता। इनके ऊपर 13 लोगों का शीर्ष परिषद है। उन 300 में से भी 13 और रिच इंसान है जिसके पास पावर ज़्यादा है। पावर किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं कि इनलीगल तरीके से, लीगल तरीके से, मारपीट वाली पावर या किसी और की पावर, वो पावर है। इसके बाद में जो विश्व के सबसे ताकतवर परिवार हैं वो 13। अब जो विश्व के शासकों के मंत्री के रूप में काम करते हैं और ये सभी अपना एक एक प्रतिनिधि लंदन शहर के पार्षद के रूप में नियुक्त करते हैं। अब ये 13 है, वो भी अपने एक एक पार्षद नियुक्त करते हैं और इन 13 लोगों के आयोग में रोथशिल्ड परिवार, रॉकफेलर परिवार, मॉर्गन परिवार और स्किफ परिवार प्रमुख हैं। ये 4 परिवार मेजर हैं। उसके बाद में प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने इस व्यवस्था के बारे में कहा था। उन्होंने एज इट इज़ क्या कहा था कि यह अच्छा है कि किसी देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली को नहीं समझते। अगर समझते तो मुझे विश्वास है कि कल सुबह होने से पहले क्रांति हो जाती। भी अगर किसी को पता होता कि एक्चुअल में ये प्रणाली है हमारे देश की, तो कह रहा है शाम से पहले लड़ाई दंगे हो जाते, क्रांति हो जाती इस चीज़ को बदलने के लिए। लेकिन किसी को टाइम ही नहीं है। लोगों को गुमराह कर रखा है कि आप लड़ते रहो, कोई धर्म के नाम पे लड़ते रहो, कोई जाति के नाम पे लड़ते रहो, कोई किसी के नाम पे लड़ते रहो, बस हमारे इस चीज़ों से दूर रहो कि इस चीज़ के ऊपर कोई सवाल ना उठा ले। और अभी फ़िलहाल जो मैं नाम भूल गया, जनता मोर्चा पार्टी ऐसा कुछ है, उन्होंने इस चीज़ को ठाना है कि इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाने हैं। उन्होंने आरटीआई भी लगा रखी है, लेकिन मीडिया में कोई नहीं दिखा रहा। एक्चुअल में उन्होंने आरबीआई पे पीछे केस किया था कहीं पे मीडिया की कोई कवरेज नहीं है। उन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ना किसी चैनल पे आया, ना किसी अखबार में, ना कुछ आया। तो ये चीज़ है, छुपाया जा रहा है आप सभी से, और आप इन चीज़ों के बारे में देखना पसंद भी नहीं करते हैं। ये क्या चीज़ बता रहे हैं, हमारे काम की नहीं है। जब आपके चोट लगेगी तब आपको पता चलेगा कि हमारे काम की थी या नहीं थी। आगे देखते हैं कि तो ऐसी क्या बात है कि जिसे अगर देश के लोग समझ लेंगे तो क्रांति होनी निश्चित है। इस बात को समझने के लिए हमें बैंकिंग प्रणाली के साथ यह भी समझना होगा कि आखिरकार ये पैसा क्या है। सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली के साथ साथ हमें ये समझना होगा एक्चुअल में पैसा है क्या। तो पैसा समझने के लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर पे जाना पड़ेगा। आपको 3 सिक्के दिख रहे हैं, ये 1919 का ये नोट दिख रहा है, ये 1 रुपये का, इस पे भी इंडिया लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी इंडिया का है, और इस पे भी भारत लिखा हुआ, इंडिया लिखा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कि 1 रुपये का नोट और अन्य नोट। जैसा कि आपने चित्र में देखा, जैसा कि आपने चित्रों में आप देख रही हैं कि 3 तरह के रुपए हैं। 1 रुपये चांदी का है जो कि भारत सरकार ने जारी किया, जिसकी कीमत 1 तोला यानी कि 10 ग्राम चांदी है। ठीक है, यानी जो ऊपर दिया हुआ है, जो स्टार्टिंग का है वो 1 चांदी का सिक्का था, वो 10 तोले का था। 10 तोला मतलब 1 तोला मतलब 10 ग्राम का था।
दूसरे चित्र में आप एक नोट देखेंगे, यह भी भारत सरकार ने जारी किया है और इस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर हैं। वह तीसरी तस्वीर में 1 रुपये का सिक्का है, यह भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। लेकिन 2 रुपये से लेकर 2000 तक के सभी नोट अलग तरह से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। इन पे सभी पे भारत नाम लिखा हुआ है क्योंकि ये भारत ने ही निकाले हैं, लेकिन बाकी पे लिखा हुआ होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। चलो देखते हैं। इसमें पहला अंतर यह है कि भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, यानी बाकी जो नोट थे वो भारत ने जारी नहीं किए, वो भारतीय रिजर्व बैंक नाम की एक संस्था है उसने जारी किए हैं। समझना ध्यान से कि वो भारत ने जारी नहीं किए वो नोट किसने जारी किए हैं? वो किए हैं भारतीय रिजर्व बैंक नाम की संस्था ने। और वो बैंक नोट ही है, वो रसीद है, एक किस्म की रिसिप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने इसे गारंटी दी है, यानी कि जो नोट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संस्था है, उसको गारंटी कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। इन नोटों में से आप यहाँ एक 100 रुपये का नोट की तस्वीर देख रहे हैं, वो नीचे दिखाऊंगा, जिस पर लिखा है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये तो आप सभी ने देखा होगा, हर नोट के ऊपर लिखा होता है। और इसके नीचे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वह इस तरह की बात आप 2 से 2000 तक के सभी नोटों में देख सकते हैं। और जो बात 1 रुपये के नोट में नज़र नहीं आती, कि जो बाकी सब में ऐसा लिखा होता है कि भी मैं इस चीज़ का क्या हूँ, साक्षी हूँ कि इसने मुझे रुपए दिए हैं या ये इतने का है, इतना अदा करने का वचन देता हूँ। लेकिन 1 रुपये में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होता कि मैं इसको 1 रुपये देने का वचन देता हूँ, क्योंकि वो करेंसी है इंडिया की। 1 रुपये ओनली फॉर 1 रुपये है, वो इंडिया की करेंसी है, बाकी नहीं है। देखते हैं आगे। मतलब यह है कि यहाँ 100 रुपये नहीं है, सिर्फ 100 रुपये की रसीद है। ये सिर्फ क्या है? नोट। क्या है ये? नोट नहीं है, ये रुपए नहीं है, ये रुपए की रसीद है, जिसे अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक को दें तो 1933 से पहले वह आपको 100 चांदी के सिक्के देता। यानी कि अगर 1933 से पहले अगर आप उसको ये 100 वाला नोट देते, ये 100 रुपये की रसीद देते, तो वो आपको क्या देता? 100 सोने के वो चांदी के सिक्के देता। लेकिन 1933 गोल्डन एक्ट के थ्रू वो बंद कर दिए, और परंतु अब नहीं मिलेंगे। 1933 के बाद में एक लॉ आया जिसने कहा कि अब आप लोगों को ये सिक्के नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ ये नोट ही रखो, इससे आपका काम चल जाएगा। बात आगे विस्तृत रूप से समझाया गया है, देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना चैप्टर है बैंकों का जन्म। बैंकों का जन्म किस प्रकार से हुआ? आप लोगों को पता नहीं होगा किस प्रकार से बैंक बने, बैंक की क्या स्कीम थी, कहाँ से ये लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ से रूल एंड रेगुलेशन लेकर आए अपने बैंक के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं कि पश्चिमी देशों में पहले लोग सुनार के पास अपना सोना चांदी सुरक्षित रखते थे, बदले में वो रसीद देते थे। और जब कोई सुनार के पास 100 तोला चांदी के सिक्के यानी कि 100 रुपये जमा करता था, तो बदले में वह उसे एक कागज़ की रसीद अपनी मोहर लगा कर देता था, जिस पर लिखा होता था मैं धारक को 100 तोला चांदी देने का वचन अदा करता हूँ, जो कि हमारे 100 रुपये के नोट पर लिखा होता है। यानी कि कोई भी इंसान था वो सुनार के पास जाता और जाकर के कहता, या फिर उनको 100 तोला चांदी दे देता, तो सुनार जो था वो रसीद देता था 100 तोला चांदी की, कि मैं धारक को इतने तोला चांदी देने का वचन अदा करता हूँ, और उस पर अपने स्टैंप लगा देता, अभी मैं इस सुनार के पास गया था और इन्होंने दिया था। फिर यह रसीद आज के नोट की तरह रहती है, जिस रसीद को वह व्यक्ति अगर सुनार को वापस देता तो उसे 100 तोला चांदी मिल जाती। धीरे धीरे इस रसीद पर लोगों का विश्वास बन गया कि कोई भी व्यक्ति यह रसीद लेकर
जारी करने वाले सुनार के पास लेकर जाएगा तो बदले में उसे उतनी चांदी मिल जाएगी। इस प्रकार यह रसीद प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाने लगी। वे बहुत कम लोग असली चांदी सुनारों से मांगते। अब वो चांदी ना मांग करके वो रसीद ही मांग लेते। अब कहीं चलाना होता, मान लो किसी को वो कहता कि मुझे चलो 100 तोला चांदी देनी है किसी को, तो वो रसीद दे देता, भाई ये रसीद ले, तेरा काम हो जाएगा, तू इस सुनार के पास रसीद देगा, तुझे वो 100 तोला चांदी दे देगा। मैं चांदी लेके घूमने की आदत नहीं है, मैं रसीद दे दूंगा तुम्हें। तेने रसीद चलने लग गई है। यानी कि डिपॉजिट 100 का हुआ, रिसिप्ट भी 100 की कटी, मनी सप्लाई, रिजर्व, कुछ लोन वगैरह नहीं है, लेकिन इतना इतना चीज़ें हो गई। आमतौर पर उसे वापस लेने के लिए एक समय में 10% से भी कम लोग आते थे। यानी कि अगर 100 तोला चांदी उसके पास है और 100 लोग आए, तो यानी कि 100 में से 10% ही लोग होंगे जो कि उस चांदी को वापस लेकर के चले जाएं। बाकी 90% लोग हैं वो चांदी वापस नहीं लेते, वो रिसिप्ट से ही काम चला लेते हैं। इसे देखते हुए सुनारों ने 10% अपने पास जमा रखकर बाकी सोना और चांदी लोगों को ऋण के रूप में या ब्याज पर देना शुरू कर दिया। यानी कि 10% अपने पास रख लेते भी, अगर कोई मांगने आया तो मैं उसको दे दूंगा पैसे या चांदी दे दूंगा, अदरवाइज़ मैं अपने ऋण पे चढ़ा दूंगा, लोन दे दूंगा लोगों को। इस तरह सोना और चांदी अब अन्य अन्य लोगों के पास घूमता हुआ वापस सुनार के पास आने लगा कि उसने किसी को लोन दिया, अब लोन मार्केट में गया, मार्केट से वापस से उस सुनार के पास आ गया। अब उसका भी 10% रख कर फिर बाकी पे ब्याज चढ़ा दिया। मान लो 100 रुपये दिए, 10 रुपये उसने रख लिए, 90 का लोन दिया, फिर 90 भी घूम करके वापस आया, फिर उसका 90 का 9 रुपये रख लिया और 81 फिर लोन पे चढ़ा दिया। इस तरह एक ही सोने को कई बार ब्याज दिया जाता और इस प्रक्रिया को बैंकिंग की भाषा में अंश रिजर्व बैंकिंग कहा जाता, यानी कि फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग कहा जाता। एवं इन लोगों को मनी मर्चेंट कहते हैं। इस चीज़ को कहते थे मनी मर्चेंट, यानी पैसे घूम फिर के उनके ही पास आ जाना। अब सुनारों ने व्यवस्था बनाई कि अगर कोई व्यक्ति रसीद के बदले सोना या चांदी मांगने आए तो उसे वह लौटा दिया जाए। भी अगर कोई सोना चांदी मांगने आए तो उसे लौटा दो भाई। देना मांगने आए तो उसे वह लौटा दिया जाए। बाकी के सोना और चांदी, जो कि आमतौर पर लगभग 90% होता था, सुनारों के पास जमा रहता था और उसके असली मालिक से पूछे बिना उसे कर्ज पर या ब्याज देकर पैसे कमाते थे उससे। यानी कि अब देखो ये कि डिपॉजिट कोई आदमी करता था 100 का करता था, रिसिप्ट भी 100 की ही कटती थी, मनी सप्लाई 100 हुई, ठीक है। अभी तक उसने अपने पास रिजर्व कितने रखे, 10 तोड़े रख लिए। लोन कितने का दिया, 90 रुपये का लोन दे दिया उसने। इंटरेस्ट 5.4 का मान लो, और मनी का सप्लाई कितना हो गया, 190। यानी 100 तो वो हो गए, 100 की रसीद कटी, प्लस 90 उसने फिर दे दिए, यानी 100 तोला चांदी आई उसके पास, ठीक है। और 90 उसने क्या कर दी, किसी को लोन दे दी, तो 100 वो हो गए, 90 वो हो गए, तो 190 की सप्लाई होगी नहीं होगी। फिर आगे देखते हैं। एक्चुअल में पैसे 100 ही थे लेकिन सप्लाई 190 की हुई। पैसे अब भी 100 ही हैं लेकिन सप्लाई कितने की हुई, 190 की हुई है। मान लो किसी शहर में कुल 100 तोला चांदी है और एक सुनार के पास जमा है, और इसमें से वह 10 तोला वापस देने के लिए रिजर्व बैंक में रख लेता है और 90% तोला को ऋण के रूप में ब्याज दे देता है। और ब्याज की दर अगर 6% की वार्षिक हो तो 90% तोला की वार्षिक ब्याज 5.4 तोला बनता है। अब इसमें सबसे बड़ी धोखाधड़ी यह हुई कि देश में पैसे की मात्रा 100 थी, जो कि 100 थी, अब वह 190 हो गई, ब्याज देने के बाद 190 हो गई। और एक तरह से 90 की रकम सुनार ने जादुई तरीके से बना दी। यानी कि जो 100 थी एक्चुअल में वो 90 एक्स्ट्रा जुड़े, वो क्या एक जादुई तरीके से तो हुए। एक्चुअल में उसके पास पैसे थोड़ी थे, पैसे नहीं थे, लेकिन वो बन गई वो रकम।
अब देखते हैं, लेकिन यह धोखाधड़ी यही नहीं रुकी। एवं कर्जदार ने 90 तोला सोना चांदी लेने के बाद व्यक्ति ने उसे खर्च किया होगा और इस तरह से वह चांदी बाजार में घूमकर अंततः उसी सुनार के पास जमा हो गई होगी, जिसके बदले सुनार ने फिर से वायदे में एक रसीद काट कर देगा कि वो 90 आई तो 90 की रसीद काट के देगा, फिर से उसे भी 10% रख करके बाकी को कर्जदार के रूप में दे देगा, और जिस पर वह ब्याज कमा लेगा और पैसे की मात्रा फिर बढ़ जाएगी। अब देखो आगे, यानी कि ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि पहले 100 रुपये उसने जमा किए, ठीक है, 100 की रसीद काटी, 100 रुपये मनी सप्लाई हुआ अभी तक। फिर उसने क्या किया, 10 रुपये रिज़र्व रख लिए, 90 रुपये लोन पर चढ़ा दिए 5.4 के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यानी 5.4 उसे इंटरेस्ट मिला 6% के अकॉर्डिंग, और टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी 190। अब जो 90 लोन दिया था ये, अब उसने क्या किया, वो वापस आए उसके पास घूम करके सुनार के पास 90, तो 90 उसके पास डिपॉजिट हुए वापस, 90 की उसने रसीद काटी फिर से, तो अब टोटल मनी कितनी हो गई थी 190। रिज़र्व कितने कर लिए, 90 उसने रसीद काटी तो 90 के 10% 9 उसने रिज़र्व कर लिए, 81 वापस लोन पे चढ़ा दी उसने, और अब की बार उसका इंटरेस्ट कितना हुआ 4.86, और अब की बार जो मनी सप्लाई थी वो कितनी होगी 271 रुपये की हो गई। यानी कि रुपए 100 ही है, लेकिन मनी सप्लाई मार्केट में कितने रुपए घूम गए 271 रुपये घूम गए। 100 रुपये थे एक्चुअल में, लेकिन 271 रुपये 2 बार में घूम गए। चलो आगे देखते हैं। ऊपर की तस्वीर में आप देख पाएंगे कि 90 तोला चांदी में से 9 रख करके 81 को कर्जदार के रूप में, जिस पर 4.86 तोला ब्याज मिला और पैसे की मात्रा बढ़ करके 271 हो गई। अब इसी तरीके से वो पैसा जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, यानी 100 रुपये था, 100 की फीस रसीद काटी, 100 रुपये वो मनी सप्लाई हुआ, 10 रखा उसने, 90 को लोन पे दिया, 5.4 का इंटरेस्ट मिला और 190 हो गया। फिर वो 90 रुपये मार्केट में गया, फिर 90 की रसीद काटी, 190 की सप्लाई हुई, 9 रिज़र्व रखा, 81 लोन दिया और इतना इंटरेस्ट मिला और 271 की सप्लाई होगी। फिर 81 जो रुपये थे ओहो लाल तो है ही पहले इसमें। अब देखो जो 81 रुपये है ये, इस 81 को क्या है, अगली बार इस 81 का 10% रिज़र्व रह गया, बाकी क्या हो गया लोन। अब ये 72 लोन पे गया तो वापस सुनार के पास आएगा, ये वापस सुनार के पास है, इसका 10% रख लिया और इसका जो 90% है फिर लोन पे गया, इस लोन का फिर 10% रिज़र्व रख लिया और इसका 90% फिर लोन पे गया, फिर इसका 10% रख लिया और इसका 90% क्या गया फिर लोन पे गया। इस तरीके से चलते 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 लास्ट में जो 100 रुपये थे वो कितने हो गए, मनी सप्लाई होगी 1000 रुपये की। 100 रुपये थे लेकिन मार्केट में कितने रुपए घूम गए, 1000 रुपये घूम गए। और अभी दुकानदार के पास कितने हैं एक्चुअल में, वो 100 के 100 रुपये हैं। अब मार्केट में एक भी तोला चांदी नहीं होगी, उसका 10% उसके पास है, 100 का 100। अब जब कोई 10% लेने भी आता है तो, और 2 साल के अंदर उसके पैसे पूरे के पूरे हो जाएंगे, वो 100 उसी के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया बार बार चलती है, पर अंत में असल में 100 तोला चांदी होते हुए भी 1000 तोला जमा राशि के रूप में दिखाई देती है, जिसके बदले 1000 तोला चांदी रसीद देश में फैल जाती है और जिससे पैसे की मात्रा 100 से बढ़ कर के 1000 हो जाती है, जबकि कुल 100 तोला चांदी अभी भी रिजर्व बैंक के सुनार के पास रखी है। कृपया यह ध्यान रखें कि सुनार द्वारा जारी चांदी की रसीद बाजार में प्रतिमात्मक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हो रही है। 100 तोला चांदी होते हुए भी सुनार ने 900 तोला चांदी रहस्यमयी ढंग से कर्ज के रूप में रख रखी है, 2 लोगों को दे रखी है इतना, जिस पर हम सालाना 54 तोला चांदी का ब्याज वसूल रहे हैं, परंतु असलियत में यह प्रक्रिया किसी और ढंग से घटित होती है जिसे हम किसी भी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं समझाया गया और इसे आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। यानी देखो 1 साल में अगर 52 तोला चांदी आ रही है उसके ब्याज की, तो 2 साल में तो कंप्लीट हो गए 100।
आधुनिक पैसे की प्रक्रिया, अभी आधुनिक पैसा बनता कैसे है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि आज इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर आप इस चीज़ को सुन रहे हैं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल हम पढ़ेंगे आधुनिक पैसे की प्रक्रिया और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आधुनिक पैसे के बाद पैसा बनता कैसे है। पैसा बनने के बाद हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड की स्कीम क्या क्या है, नए पैसे के मूल्य कौन निर्धारित करता है। ओहो देखो मोदी जी भी आगे आगे। महंगाई क्या है, कोर्ट में क्या क्या चुनौतियां हैं। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, देखो मोदी जी को टारगेट किया है इन्होंने। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद आप सभी का। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप सभी को पता ही है। धन्यवाद आप सभी का।